बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर पॉप क्यू के ऊपर है। ये मैंने कल भी बनाया लेकिन वो हैंग हो गया एंड पर आकर कंप्यूटर और सारा लेक्चर जो है ना वो सेव नहीं हो सका और वेस्ट हो गया। तो फिर ये था कि पॉप क्यू के ऊपर ना दोबारा से ना मगजमारी नहीं की जा सकती थी। उसी दिन में मेरे सर में जो है पहले ही दर्द हो रहा था। चलें, बहरहाल ये है कि मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि 30 से 35 मिनट्स में ये वाला लेक्चर ख़त्म हो जाए। पॉप क्यू के ना बेसिकली दो लेक्चर मैंने बनाए हैं। एक सिंपल नॉर्मल पॉप क्यू है, आप ये समझ लें। वैसे तो पॉप क्यू इट सेल्फ इज़ एन एबनॉर्मेलिटी बिकॉज इट इज़ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, लेकिन कि एक नॉर्मल पॉप क्यू है और एक एबनॉर्मल पॉप क्यू है। नॉर्मल पॉप क्यू का मतलब यह है कि पॉप क्यू की इंफॉर्मेशन है कि पॉप क्यू क्या होता है, क्यों करते हैं, इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स क्या हैं, इसको पार्ट्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं। और फिर दूसरा जो लेक्चर होगा शॉर्ट सा, वो होगा बेसिकली कैसे पॉप क्यू पर अबनॉर्मेलिटीज़ हमने डिटेक्ट करनी है, और जो कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होगा। और दूसरा ये होगा कि CPSP के MCQs जो 2-3 ही आते हैं पॉप क्यू के, वही आते हैं और वही आते हैं और वही आते हैं। ठीक है, तो हमें बस बेसिकली थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो MCQ का सही आंसर है क्या और क्यों है, क्या है और क्यों है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पॉप क्यू से। तो देखें, जो पॉप क्यू है ना, सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है, एक मिनट में पहले आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों के पास PDF भी अवेलेबल है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मैंने जो पहली स्लाइड है ये शुरू में भी लगाई है, एंड में भी लगाई है। बेसिकली दिस फर्स्ट स्लाइड इज़ होल पॉप क्यू। ये है पॉप क्यू कि अगर जब आपको पॉप क्यू समझ आ जाएगा तो फिर ये एक स्लाइड ही आपको लिए काफ़ी है कि ये वाली स्लाइड। ठीक है, तो एक और बात यह है कि जैसे मैंने यूरोडायनामिक्स में भी कहा और एक आधे किसी और लेक्चर में भी, कि ये बेसिकली यूरोगायनाकोलॉजी के ये टॉपिक्स हैं। यूरोगायनाकोलॉजिस्ट इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि हम सिर्फ सिंपल गायनाकोलॉजिस्ट हैं और हमने CPSP का एग्ज़ाम पास करना है। तो जितनी की इन्फॉर्मेशन CPSP के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए चाहिए, बस उतनी की हमें आ जाए तो बहुत है। अगर उससे ज़्यादा की हम कोशिश करेंगे तो हम खुद कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे, क्योंकि यूरोगायनाकोलॉजी एक पूरी सब स्पेशलिटी है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या आता है, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, और इस टॉपिक यानी पॉप क्यू में CPSP ओरिएंटेड क्या बात है। और जैसे कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं और भी जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये यूरोगायनाकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये मेरी अपनी तरफ से ये CPSP ओरिएंटेड हैं, कि CPSP थ्योरी ओरिएंटेड हैं, टॉक्स या क्लिनिकल ओरिएंटेड नहीं है। जैसे अब आप देखें कि पिछला लेक्चर जो था पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का, सर्जरीज के सिर्फ नाम लिखे मैंने, उनकी डिटेल्स नहीं लिखी, क्योंकि डिटेल्स या तो टॉक्स का स्टेशन होगा या क्लिनिकल के अंदर वो कहेंगे जी स्टेप्स सुनाते हैं वेजाइनल हिस्टेक्टमी के। नोबडी इज़ गोना आस्क यू पीपल इन थ्योरी एग्जाम दैट यू हैव टू राइट स्टेप्स ऑफ वेजाइनल हिस्टेक्टमी। हमारे तो MCQs हैं, वो पूछेंगे जी ये प्रोलैप्स है, कौन सी सर्जरी करेंगे। तो इसलिए ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये थ्योरी ओरिएंटेड हैं, और मैं इनको यही सोचकर बनाता हूँ कि एक थ्योरी का कैंडिडेट इनको पढ़ रहा है। जो दूसरी बुक्स होती हैं वो तो देखें ना, एक स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं उन्होंने तो थ्योरी के कैंडिडेट को, टॉक्स के कैंडिडेट को, क्लिनिकल के कैंडिडेट्स को, मीन्स उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ उनको अवेलेबल करवानी है। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं ये थ्योरी ओरिएंटेड हैं, तो आप इसको थ्योरी की प्रिपरेशन करते हुए, मीन्स के आपके, मेरा ये ख्याल है कि ये लेक्चर ज़्यादा यूज़फुल हैं। चलें, बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। पॉप क्यू होता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन। ठीक है, ये पॉप क्यू स्टिक होती है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं, ये एक टंग डिप्रेसर की तरह की स्टिक होती है जिसके ऊपर मेजरमेंट्स की ग्रेजुएट वो की होती है, कि मेजरमेंट्स बनाई होती हैं ताकि हम मेजर कर सकें। इसके अलावा हम रिंग फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मेजरमेंट्स हम अगर उनके निशान लगा लें तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेजरिंग टेप को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वाली स्टिक है ये पॉप क्यू स्टिक होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली टू मेजर द प्रोलैप्स, तो ये वो हो गया सबसे पहले। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये
ये वाली जो पिक्चर है, स्पेशली ये वाली, ये पॉप क्यू, ये है पॉप क्यू। पॉप क्यू क्या होता है? द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन एग्जाम इज यूज्ड टू क्वांटिफाई, डिस्क्राइब एंड स्टेज ऑफ पेल्विक सपोर्ट। देयर आर 6 measured points at the vagina with respect to the hymen. Points above the hymen are negative numbers, points below the hymen are positive numbers. All measurements except transvaginal length, total vaginal length, are measured at maximum wall vulva. अब ये देखें, ये टोटल आप अगर काउंट करेंगे तो ये 9 पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट्स हैं। इनमें से जो 6 मेजरमेंट्स हैं ना, वो जो 6 पॉइंट्स हैं वो मेजर्ड किए जाते हैं और 3 पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। जो 6 मेजर किए जाते हैं ना, जो 3 फिक्स्ड हैं, उनकी मीन्स वो मेजर तो हम उन्हें भी करते हैं लेकिन उनमें चेंजिंग नहीं होती। चेंजिंग इस तरह नहीं होती मीन्स कि वो पर्सन टू पर्सन तो वेरी करते हैं लेकिन वो वैसे फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जो बाकी 6 पॉइंट्स हैं वो हमने हाइमन से मेजर करने होते हैं। एक तो ये कि एवरी फीमेल मे बी के हाइमन तो होता ही है, लेकिन मल्टी पैरस जैसे हमारे पास पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के साथ आएगी, मल्टी पैरस हो सकता है उसका हाइमन ही ना हमें मिले, हाइमन के रेमिनेंट्स ही ना मिले, ठीक है। इसी तरह अगर कोई यंग पेशेंट आती है प्रोलैप्स के साथ, उसका हाइमन हो सकता है हमें रेमिनेंट्स मिल जाएं। तो और फिर हाइमन की देखें पोजीशन तो डेफिनेटली मींस के वजाइनल ओपनिंग के ऊपर, एंट्राइटिस की ओपनिंग के ऊपर है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की अपनी जो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मींस होगा। तो बहरहाल हाइमन एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस पॉइंट से हम ऊपर को यानी कि इन टूवर्ड्स द यूट्रस मेजरमेंट्स लेते हैं एंड बाहर को यानी कि आउटसाइड द वजाइना यानी बाहर की तरफ हम मेजरमेंट्स लेते हैं। जो ऊपर को मेजरमेंट्स लेते हैं ये नेगेटिव में होती हैं, जो बाहर को यानी नीचे को मेजरमेंट्स लेते हैं ये पॉजिटिव में होती हैं। हाइमन एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। अगर कोई मल्टी पैरस खातून आ जाए और उसका हाइमन हमें नहीं पता चल रहा यार हाइमन के रेमिनेंट्स कहाँ हैं, तो फिर हम एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस जो कि ब्लैडर यूरिथ्रा और उसके बाद आता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस जो है उसको जो है ना हम रेफरिंग पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट काउंट करते हैं और उससे हम मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन पहले हम हाइमन से लेते हैं। अगर हाइमन ना मिले तो हम एक्सटर्नल यूरिथ्री मीटस से लेते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। MCQs तो नहीं है लेकिन हो सकता है जो पॉप क्यू अगर वाइवे में कोई सुन ले तो वो शायद ये पूछ ले कि जी आप मल्टी पैरस ग्रैंड मल्टी है आपका पेशेंट, इसका हाइमन मिल गया आपको? तो आप कहेंगे नहीं मिला, तो आप वो कहेगा फिर आपको कैसे आपने मेजर किया? तो फिर मेजर हम एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस से करते हैं। जो हाइमन से यूट्रस की तरफ मेजरमेंट है वो नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो हाइमन से बाहर की तरफ मेजरमेंट है वो पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। फिर ये होता है कि सारी मेजरमेंट्स, ये 9 में से 8 मेजरमेंट्स जो हैं जिनमें 3 फिक्स हैं, 6 मीन्स मेजरमेंट्स हैं, 3 फिक्स हैं, कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सारी की सारी वाल्सल्वा मनूवर में ली जाती हैं। वाल्सल्वा मनूवर होता है कि आप इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और प्रोलैप्स बाहर को आता है, यानी कि फिर आप मेजर करते हैं। सिर्फ एक ऐसी है जो कि टोटल वजाइनल लेंथ जो है ना वो हम वाल्सल्वा मनूवर में नहीं करते। ये MCQ आ सकता है, ठीक है, आया तो नहीं है कभी लेकिन ये आ सकता है। एक्सेप्ट टोटल वजाइनल लेंथ जो है वो हम रिलैक्स्ड में करते हैं। प्रोलैप्स को वापस अंदर डालकर रिलैक्स, पेशेंट को कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, और फिर हम उसको मेजर करते हैं। फिर ये लेफ़्ट लेटरल के अंदर मेजरमेंट्स की जाती हैं, सुपाइन में 45 डिग्री के एंगल पर की जाती हैं मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशंस होती हैं। तो ये सारा कुछ आगे आएगा, इसी एक पिक्चर में मैंने नहीं समझाना, मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन वट एवर आई कैन कि यहीं पर ही ना। तो अब आगे हम चलते हैं। तो ये देखें, ये हैं वो 6 मेजरमेंट्स, ये देखें ये हैं वो 6 मेजरमेंट्स जो कि मेजर की जाती हैं, और ये हैं वो 3 मेजरमेंट्स जो कि फ़िक्स्ड होती हैं। आप इनको देख सकते हैं,
कि अब एक और बात है कि चलें वो आगे आ जाएगा कि ग्रिड होता है, पॉप क्यू का ग्रिड होता है। ग्रिड को हम ग्रिड होता है पॉप क्यू का ना, जो ऐसे करके होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पॉप क्यू ग्रिड। पॉप क्यू ग्रिड का ऊपर वाला इंटीरियर होता है। देखिए पॉप क्यू बेसिकली, वो आगे भी आ जाएगा लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ। पॉप क्यू बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया कि इससे पहले जो क्लासिफिकेशंस थी वो सब्जेक्टिव थी, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन थी। कोई कहता था माइल्ड सिस्टोसील है, कोई कहता था मॉडरेट है, कोई कहता था सीवियर है। उसी एक एग्जामिनेशन पर है, उसी एक एग्जामिनेशन के ऊपर ना वो कहते थे कि जनाब ये माइल्ड है, मॉडरेट है, कोई कहता था सेकंड डिग्री प्रोलैप्स है, कोई कहता नहीं ये थर्ड है। तो मीन्स इस तरह करके उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड किस्म की, कि हर कोई मेजरमेंट करे और वो मेजरमेंट एक जैसी ही आए, तो यानी कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिफिकेशन हो जाएगी। तो दैट्स वाई एक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन पॉप क्यू लेकर आई गई। पॉप क्यू के अंदर सिस्टोसील, रेक्टोसील या यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं होता। पॉप क्यू में होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स एंड मिडल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। एंटीरियर, एक मिनट, हेलो, नहीं चाय सीगी क्यों? हेलो, हाँ जी। तो ये जो एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स होता है, ये जो ऊपर वाला होता है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर वजाइनल वॉल होता है। जो नीचे वाला होता है ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। और ये जो मिडल वाला होता है ये मिडल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये मिडल कंपार्टमेंट होता है। तो ये जो है ये मिडिल कंपार्टमेंट होता है। तो इसको कहते हैं पॉप क्यू ग्रिड। अब हम ये जो हमारी मेजरमेंट्स हैं, जो हम 6 मेजरमेंट्स करते हैं, ये ऐसे होती हैं कि आप ये देखें कि ये हमारा पॉप क्यू ग्रिड है, ठीक है, और इसके अंदर ये फिक्स्ड हैं। ये आप बस इनको समझ लें कि ये ऐसे क्यों हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होंगी, ए, बी और सी, ठीक है। फिर नीचे हम करेंगे ए, ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का प्रोलैप्स या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ए, बी और डी, ठीक है। अभी मैं यही सिर्फ बताऊंगा। अब आप इसमें देखें कि भी मुझे क्या पता कि कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है। तो फिर इसके लिए उन्होंने ये किया कि आप इस ए के साथ ए लिखें, इस बी के साथ छोटा ए लिखें, तो ये एंटीरियर को शो करेगा। इस ए के साथ आप पी लिखें, इस बी के साथ आप पी लिखें, तो ये पोस्टीरियर को शो करेगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में वो पॉप क्यू का ग्रिड तो नहीं बनाएंगे ना, वो ये लिखेंगे कि जी ए की वैल्यू है +2। अब मुझे क्या पता कि ये वाला, ये बड़ा ए जो है ये एंटीरियर वॉल का प्रोलैप्स है, ये पोस्टीरियर का है। तो फिर ये जो छोटा है ना, ये बेसिकली बताता है कि ये एंटीरियर वॉल है। इसी तरह अगर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स शो किया हो तो वो लिखेंगे बी पी +6। अब देखें बी तो एंटीरियर के अंदर भी है, बी तो एंटीरियर वॉल के अंदर भी है, पता कैसे चलेगा ये एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है? ये पी शो करेगा, ठीक है। बाकी ये ए बी ये फिक्स्ड है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के लिए। सी का मतलब होता है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सी का मतलब होता है मोस्ट डिस्टल एज ऑफ सर्विक्स और वजाइनल कफ स्कार, कि जो लीडिंग एज है ना सर्विक्स का, या अगर सर्विक्स नहीं है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी में तो वजाइनल कफ का। तो अगर अब हम ये, मैं थोड़ा सा ऊपर मैंने किया है ताकि पिक्चर नज़र आ जाए। आप ये देखें कि ए मैंने आपको समझाया एंटीरियर वॉल का, ये आगे मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि स्मॉल ए विल बी शोइंग एंटीरियर वॉल मेजरमेंट, बी के साथ स्मॉल ए एंटीरियर वॉल मेजरमेंट, सी
सी लीडिंग पॉइंट ये देखें, इसमें सर्विक्स है, ये सर्विक्स एंटीवर्टेड ये यूट्रस और सर्विक्स मींस कि एंटीवर्टेड यूट्रस है और ये उसका लीडिंग पॉइंट सर्विक्स है। अगर मैं इधर से वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपनी फिंगर्स डालूंगा तो मेरी फिंगर सर्विक्स को टच करेंगी, ठीक है। एक हेलो, वालेकुम सलाम। शेब 10-15 मिनट बाद कॉल करूँ आपको? हाँ तो मैं एक जगह बिजी अभी करता हूँ। तो ये जो है ना एंटीरियर, ये जो स्मॉल ए है ना ये एंटीरियर वॉल को शो करता है और ये जो सी है ना ये लीडिंग पॉइंट को शो करता है, ठीक है। ये लीडिंग पॉइंट को शो करता है और ये हो गया सी, मोस्ट डिस्टल एज ऑफ सर्विक्स और वजाइनल कफ स्कार, ये हो गया। ये जो स्मॉल पी है, एज आई टोल्ड यू, ये स्मॉल पी ये पोस्टीरियर वॉल को शो करते हैं और कैपिटल ए और बी तो ये तो मींस दोनों के लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉल पी जो है ये पोस्टीरियर वॉल को शो करता है। और आ जाता है डी जो है ये पोस्टीरियर फॉरनेक्स को, यानी कि पोस्टीरियर फॉरनेक्स को शो करता है। ये देखें आप, सर्विक्स और जो वजाइनल वॉल के दरमियान जो वजाइना की जो टोटल लेंथ और फिर प्रेजेंटिंग पार्ट सर्विक्स तो देखें थोड़ा सा आगे होगा ना, तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये मींस पोस्टीरियर फॉरनेक्स है, तो ये यहाँ इसको शो करता है डी। ये सारा कुछ हम मेजर करते हैं हाइमन से, ठीक है। 6 मेजरमेंट्स हैं। अब आ जाती है आगे तीन ऐसी मेजरमेंट्स जो कि फिक्स्ड होती हैं। वो होती हैं जेनिटल हाइटस होती है कि जो आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस है ना, ये वाला यहाँ से लेकर पोस्टीरियर फोर्शे ऑफ वजाइना, यानी कि वजाइना की पोस्टीरियर वॉल तक, ये जो है जेनिटल हाइटस है। फिर पोस्टीरियर वॉल से शुरू होकर एनल ओपनिंग तक ये पेरिनियल बॉडी होती है। इसकी लेंथ हर एक की इंडिविजुअल के तौर पे वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन वैसे फिक्स्ड रहती हैं, यानी कि अगर वो चेंज होती हैं तो इसका मतलब है कि हमें, जैसे अगर पेरिनियल बॉडी की वैल्यू कम तो नहीं, कम अगर होती है तो इसका मतलब यह है कि हमें पेरिनियल बॉडी की भी थोड़ी रिपेयर करनी पड़ेगी। बहरहाल ये कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, आपने इसमें नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखना है। हमारा एम ये है कि वैल्यूज़ बताई हों तो हमने कैसे पता चलाना है कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, या ये मिडल कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, कि उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं +2 +3 -2 -3। हमने कैसे पता चलाना है कि ये किस कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है। बेसिकली FCPS के लेवल पर यही जानना इनफ है कि इन वैल्यूज़ को देने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, और फिर इसकी ग्रेडिंग कौन सी है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है, बात ख़त्म। ये इससे ज़्यादा हमने नहीं जानना, क्यों ऑफिशियली तो ये होता है कि पॉप क्यू की डिटेल्स होती हैं, आप अपनी सर्जरी भी प्लान करते हैं, आप अपना इंसिजन भी प्लान करते हैं, आप सर्जरी की एक्सटेंट प्लान करते हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, वो यूरोगाइनोकोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। आई होप आपको ये जो 9 AA, BA, BP, AP, TVL इन सब का समझ आ गया होगा। हाँ, ये पेरिनियल बॉडी होगी, फिर टोटल वजाइनल लेंथ होती है कि जितनी भी आप ये देखें ना, पोस्टीरियर वजाइना की जितनी भी ये लेंथ है और पोस्टीरियर फॉरनेक्स, जिस तरह पोस्टीरियर फॉरनेक्स तक यूजली ये दोनों एक ही होती हैं, ट्रांस वजाइनल लेंथ और पोस्टीरियर फॉरनेक्स तक की जो लेंथ है यूजली ये एक ही होती हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ एक ही होती हैं। अब हम मेजर करते हैं इनको सेंटीमीटर के अंदर, जो जितनी भी ग्रेडिंग्स हैं ये सब सेंटीमीटर के अंदर होती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है हाँ, अब ये होता है कि ये मैं आगे समझाऊंगा इनकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या है। सिर्फ अब आप इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें समझ आ गया कि हमारा पॉप क्यू का मकसद है कि किस कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, वैल्यूज़ देखकर हमने पता चलाना है।
CPSP के MCQ के लिए कि ये किस कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, एंटीरियर का है, मिडल का है या पोस्टीरियर का है। वैल्यूज़ लिखी होंगी, AA+3 है, AA-2 है। भाई कैसे पता चलेगा वो मैं आगे समझाऊंगा। एक ये हो गया कि हमें प्रोलैप्स पता हो किस कंपार्टमेंट का है, उसके लिए हमें ये पता हो कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। वैल्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल a एंटीरियर वॉल, स्मॉल p पोस्टीरियर वॉल, C इज़ सर्विक्स और लीडिंग पॉइंट, D इज़ पोस्टीरियर फॉरनेक्स, और फिर जेनिटल हाइट एज पेरिनियल बॉडी और टोटल वजाइनल लेंथ। ठीक है, अब आ जाती है पॉप क्यू की स्टेजिंग। देखें पॉप क्यू की स्टेजिंग जो है ना, अगर सारी वैल्यूज़ नॉर्मल हैं तो ज़ीरो स्टेज है, यानी कि प्रोलैप्स है ही नहीं। लेकिन अगर प्रोलैप्स है लेकिन वो प्रोलैप्स का जो लीडिंग एज है, सपोज़ करें कि हमारे हिस्टेरेक्टमी पेशेंट की नहीं हुई तो उसका लीडिंग एज सर्विक्स बनेगा, तो जो लीडिंग एज है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर ही है हाइमन के। ठीक है, हम प्रोलैप्स, आप ऊपर से नीचे प्रोलैप्स आ रहा है ना, उसको उस जहन में रखें कि जो सर्विक्स है ना, लीडिंग एज वो मोर देन 1 सेंटीमीटर ऊपर है, ऊपर हाइमन से। ठीक है, स्टेज 2 क्या है, वो विदिन 1 सेंटीमीटर ऑफ हाइमन के, वो विदिन 1 सेंटीमीटर या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ हाइमन है, या वो हाइमन से भी आगे चला गया यानी कि बाहर आ गया है, और बाहर जो है वो 1 सेंटीमीटर तक है या उसके अंदर है, आगे नहीं गया। मोर देन 1 सेंटीमीटर बट लेस देन टोटल वजाइनल लेंथ जो कि यूजली 10 सेंटीमीटर होती है, 10 - 2 8 सेंटीमीटर, यानी कि मोर देन 1 है, मोर देन 1 बट लेस देन 8। दिस इज स्टेज 3। स्टेज 4 क्या है, मोर देन 8 या इक्वल टू 8। ठीक है, ये स्टेज 4 है। ये आगे सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा CPSP क्या है। CPSP पूछेगी ये वैल्यूज़ देकर, ये वाली वैल्यूज़ देगी, और CPSP कहेगी कि जी हमें प्रोलैप्स बताएं किस कंपार्टमेंट का है। नंबर 1, CPSP ये वाली वैल्यूज़ देगी, ये वाली वैल्यूज़ देगी, और साथ ये वाली वैल्यूज़ देगी, और CPSP कहेगी कि जी हमें बताएं कि किस कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है और उसकी स्टेजिंग क्या है। स्टेजिंग के लिए हमने ये ज़हन में रखना है, और कंपार्टमेंट कौन सा है हमारा उसके लिए हमने ये ज़हन में रखनी है, ये वाली। देखिए ना, अगर AA में अबनॉर्मैलिटी है तो इसका मतलब है, सबसे पहले तो स्मॉल a देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एंटीरियर वॉल है। ठीक है, कि AA में अबनॉर्मैलिटी है कोई भी नॉर्मल, ये देखें ये रेंज है ना, इस रेंज के अंदर ही वैल्यूज़ आएंगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमें पता लगेगा कि यार इस रेंज की ये वैल्यू है, AA मीन्स ये तो जी एंटीरियर वॉल की अबनॉर्मैलिटी है। P अगर ठीक है तो हो सकता है P भी हो, दोनों प्रोलैप्स हो सकते हैं, इंटीरियर भी पोस्टीरियर भी। लेकिन P ठीक है, C ठीक है, D ठीक है, सब कुछ ठीक है, AA में प्रॉब्लम है, एंटीरियर वॉल का प्रोलैप्स है। फिर एक और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, आप यहीं से देख सकते हैं। जो AA होता है ना, बल्कि नहीं, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे करता हूँ। तो अब ये सपोर्ट से एक दफ़ा आप देख लें, क्योंकि जो हमारे CPSP के MCQs हैं वो बेसिकली सपोर्ट्स का हमें पता होना चाहिए, तो फिर ही हम उसको हल कर सकेंगे आगे। अभी मैंने जैसे भी बताया था, डीलेंसी ने 3 सपोर्ट्स डिस्क्राइब किए हैं। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आएँ तो लेवल 1 ऊपर वाला होता है कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, जो कि यूट्रस और सर्विक्स को सैक्रम से अटैच करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेवल 2 वो होता है जो कि अंदर से बाहर सेकंड नंबर पर आएगा वो, और वो फेशिया होते हैं, एंडोपेल्विक फेशिया होते हैं, जो कि पेल्विक फ्लोर को के मसल्स को कवर करके रखते हैं, और इर्द गिर्द उन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यानी कि ब्लैडर, यूट्रस को आपस में कनेक्ट किया होता है। फेशिया होते हैं, कोलेजन होगा, फाइब्रस टिश्यू होगा, और फिर बाहर जो सबसे आखिरी होता है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम या पेरिनियल बॉडी होता है। ठीक है, तो ये हमें सपोर्ट्स पता होनी चाहिए। अब आगे हम चलेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सपोर्ट्स के डैमेज होने से क्या होगा। अब देखें, ऊपर से अंदर से बाहर यूट्रोसैक्रल और कार्डिनल जाएंगे तो या तो यूट्राइन प्रोलैप्स होगा या एपिकल प्रोलैप्स यानी कि वॉल्व प्रोलैप्स होगा। अगर
सेकंड नंबर की जो फेशियाज हैं वो डैमेज होंगे तो सिस्टोसील और रेक्टोसील होंगे। अगर आखिरी नंबर का यूरोजेनिटल होगा, यूरिथ्रोसील होगा, एनल इनकॉन्टिनेंस होगा या डिस्टल रेक्टोसील होगा, इसमें यूरिथ्रोसील भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होंगे। ये अंदर से बाहर हैं, ये आगे भी मैं मीन्स कोशिश करूँगा मैं इनको किसी तरह आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, मैंने पहले कोशिश की। अब ये भी एक पिक्चर आप देख लें, ये बेसिकली देखें, इसके अंदर हम ये ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि बॉडी कटी हुई है, ये बॉडी है, सीधा एक पर्सन खड़ा है, अगर उसको ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, और फिर ऊपर से उसको देखा जाए, ठीक है, ये हेड है उसका और ये उसके फीट हैं, ठीक है, हमने उसको ऐसे काट दिया है और अब हम ऊपर से उसको देख रहे हैं अंदर को, तो ये वो पिक्चर है ये वाली, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि ये फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट शो की गई है। ये देखें, ये ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट है, ये यानी कि फर्स्ट सपोर्ट होती है, लेवल 1 सपोर्ट होती है। ये वो फेशियाज हैं, देखें, प्यूबो सर्वाइकल और प्यूबो वजाइकल, ये वो फेशियाज हैं जिन्होंने ब्लैडर को, यूट्रस को आपस में मीन्स अटैच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये सैक्रम के साथ ये यूट्रोसैक्रल ज़रूर लिगामेंट होगा, क्योंकि ये सैक्रम है और ये जा रहा है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। ये फेशियाज हैं, मीन ये सारे कोलेजन फाइब्रस टिश्यू, यानी कि जिसने होल्ड करके रखा हुआ है बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो अगर आपके जहन में होगा, जब मैं MCQs करूँगा तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये है पॉप क्यू का ग्रिड। अब हमने जैसे देखा था, मैं एज आई हैव टोल्ड यू कि A B C फिक्स्ड हैं, A B D फिक्स हैं, जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी, टोटल वजाइनल लेंथ, दीज आर फिक्स। अब जो A देखें, C तो हमें पता लग जाएगा, D भी पता लग जाएगा, सब डिफरेंट हैं। ये A B ये कैसे पता चलेगा? ये एंटीरियर पोस्टीरियर है। स्मॉल a देखना है, स्मॉल a एंटीरियर, स्मॉल p पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। ये पॉप क्यू का ग्रिड है। अब यहाँ पर अगर आप ये सारी वैल्यूज़ देखें तो वही वाली बात है कि A B। फिर एक और बात है, मैं आगे आपको बताऊँगा वो, लेकिन आप गौर करें अगर कि A जो A B एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पे होते हैं। देखें, A हमेशा हाइमन्स टू ये वाला हिस्सा होगा, यानी हाइमन से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहला हिस्सा A है, दूसरा हिस्सा B है। पोस्टीरियर वॉल पर पहला हिस्सा हाइमन से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, A है, दूसरा हिस्सा B है। अगर आप इधर ही देख लें तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर B नीचे जाएगा तो ये ब्लैडर का प्रोलैप्स है, यानी कि ये सिस्टोसील है। अगर BA ख़राब होगा, एंटीरियर वॉल का B, तो ये सिस्टोसील है। अगर एंटीरियर वॉल का A ख़राब होगा तो ये यूरिथ्रोसील होगा, ठीक है। जैसे ये तो हमें पता ही है ना। अब इसी तरह पोस्टीरियर वॉल का अगर B ख़राब होगा तो ये इंटेरोसील होगा। अगर पोस्टीरियर वॉल का A ख़राब होगा तो ये रेक्टोसील होगा। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब आप दोबारा देखें, हैंग ही ना हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये A है और ये हमारा यूरिथ्रा है, यूरिथ्रोसील। B जो है, देखें, उसने ब्लैडर को कवर किया हुआ है, सिस्टोसील। इसी तरह जो पोस्टीरियर वॉल का A है, आप देखें, उसने रेक्टम को कवर किया हुआ है, ये रेक्टम होता है ना, तो रेक्टोसील। ये जो पोस्टीरियर वॉल का B है जो यहाँ तक चल रहा है, उसने, ये देखें, ये गट होती है इधर सारी, उसने गट आ जाती है, तो एंटेरोसील, ठीक है। ये मीन्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक रट्टा लगाने में आसानी हो, आपको किस टक करे। बाकी ये जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी, टोटल वजाइनल लेंथ, और फिर एज आई टोल्ड यू दैट पोस्टीरियर फॉर्नेक्स जो होता है वो ऑलमोस्ट इनकी लेंथ बराबर होती है, टोटल वजाइनल लेंथ और पोस्टीरियर फॉर्नेक्स। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम हिस्ट्रेक्टमी कर देते हैं तो पोस्टीरियर फॉर्नेक्स ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्रेक्टमी होगी फिर तो ऐसे हो जाएगा ना, फ्लैट हो जाएगी जगह, वॉल्ट बन जाएगी, तो फिर पोस्टीरियर फॉर्नेक्स ख़त्म हो जाता है जब हम हिस्ट्रेक्टमी कर देते हैं। ये जो 9 ये होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड। एग्ज़ाम में ग्रिड्स की वैल्यूज़ दी होती हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू नो विच आफ्टर सीइंग दीज वैल्यूज़। अब देखें, अगर ये वैल्यू होगी +2, एज आई टोल्ड यू कि हाइमन से ऊपर सब कुछ नेगेटिव में जाता है, यानी कि रूटीन की जो नॉर्मल बॉडी एनाटमी है उसमें सब कुछ नेगेटिव है।
अब आप देखें कि अगर ये पॉजिटिव में जाएगा तो इसका मतलब प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है। अगर ये एंटीरियर अगर ये AA+2 है और बाकी सब नॉर्मल है, तो आप देखें कि आपको सोचना चाहिए कि एंटीरियर वॉल का A यानी कि इसको यूरिथ्रोसील हो रहा है, +2 हो रहा है, प्रोलैप्स तो है, क्योंकि माइनस जो है नॉर्मल वैल्यू होती है, तो प्रोलैप्स तो है। क्योंकि और पता कैसे चला यूरिथ्रोसील है, क्योंकि हमने देखा कि जनाब ये एंटीरियर वॉल है स्मॉल ए, और फिर हाइमन से अंदर की तरफ जाने वाला पहला हिस्सा है बड़ा ए, और बड़े ए में आता है यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रोसील है। इसी तरह अगर सब वैल्यूज़ नॉर्मल हैं, आप इन सब को भूल जाएं, आप सिर्फ इधर देखें कि ये वैल्यू जो है ये है +3। अब मैं ये आपको कहता हूँ सिस्टोसील है, आपको कैसे पता चला भाई सिस्टोसील है, कोई मुझे आप कहेंगे कैसे पता चला भाई? देखें स्मॉल ए ने जाहिर किया कि ये एंटीरियर वॉल है, और कैपिटल बी ने जाहिर किया कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज सिस्टोसील। इसी तरह यही बात इंटेरोसील और रेक्टोसील के लिए है, ठीक है। कि बाकी सारी चीज़ें आप अभी भूल जाएं, आप सिर्फ यही पहचानना सीख लें कि AA रेक्टोसील anterior compartment. Basically in POPQ we do not say rectocele cystocele, we say anterior compartment prolapse, ठीक है। और +3 का मतलब है 3 सेंटीमीटर बाहर है, वो हाइमन से 3 सेंटीमीटर बाहर है। -3 का मतलब है हाइमन से 3 सेंटीमीटर अंदर है, ठीक है। -1 का मतलब है हाइमन से 1 सेंटीमीटर अंदर है। +1 का मतलब है हाइमन से 1 सेंटीमीटर बाहर है। ये जो वैल्यूज़ है ना, +1 -2, ये देखें ये हाइमन है। अब -3 का मतलब है कि ये वाला हिस्सा 3 सेंटीमीटर अंदर है हाइमन से। +3 का मतलब है यही वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये AA है ना +3, AA अब 3 सेंटीमीटर बाहर आया हुआ है हाइमन से, ये वाला हिस्सा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोलैप्स हो गया है, 3 सेंटीमीटर बाहर आया हुआ है, ये यूरिथ्रोसील है, क्योंकि ये वाला हिस्से ने मुझे बताया ये यूरिथ्रा का यूरिथ्रोसील बनेगा। +3 ने मुझे बताया कि 3 सेंटीमीटर बाहर आया हुआ है। अब देखें ये स्टैंडर्ड आ गया कि 3 सेंटीमीटर है, मैं करूँगा 3 है, कोई और करेगा 3 है, आप करेंगे 3 है, मीन्स एवरीबडी विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट 3 सेंटीमीटर। नोबडी कैन से कि ये माइल्ड सिस्टोसील है, भाई मैं कहूँ माइल्ड लग रही है, कोई के मॉडरेट है, कोई के सीवियर है, नहीं जी ये 3 है बस। 3 सेंटीमीटर का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह पोस्टीरियर वॉल का है। तो बेसिकली POPQ का ये मतलब है कि इन वैल्यूज़ को देखकर हमने बेसिकली तो CPSP के अंदर हमने इमेजिन करना है कि ये इंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है, या ये मिडिल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है। एंड देन वी हैव टू डू द स्टेजिंग के लिए वो दूसरी वाली क्लासिफिकेशन है, या क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर एज आई टोल्ड यू दैट विद इन मोर देन 1 सेंटीमीटर लीडिंग पार्ट जो है, लीडिंग पार्ट, इट्स नॉट सर्विक्स। देखिए अगर यूरिथ्रोसील है, अगर पेशेंट को यूरिथ्रोसील है तो लीडिंग पार्ट तो ये बनेगा ना, ये लीडिंग पार्ट। अगर ये लीडिंग पार्ट हाइमन के विद इन 1 सेंटीमीटर है तो ये स्टेज 2 बन जाएगी। अगर ये लीडिंग पार्ट सपोज करें ये ब्लैडर का प्रोलैप्स है जो यहीं तक है, ये है, अब हाइमन से तो ये 1 सेंटीमीटर दूर है, जब ये दूर है लेकिन 0 नहीं है तो ये 1 बन जाएगी स्टेज, ठीक है। बेसिक ये है कि पहले हमने पता हो कि कौन सा प्रोलैप्स है, और फिर हमें पता हो कि उसकी स्टेजिंग क्या है, और फिर हमें ये पता हो कि कौन सी डिलेंसी सपोर्ट ख़त्म होगी तो वो वाला प्रोलैप्स होगा। ये 3 बातें हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा कि सबसे पहले तो हमें पता चले कि किस कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, फिर हमें पता चले कि ये उसकी स्टेज कौन सी है, फिर हमें पता चले कि जो कि डिलेंसी सपोर्ट से हमने देखी हुई हैं कि पहली सपोर्ट से यूट्राइन प्रोलैप्स है, दूसरी सपोर्ट से सिस्टोसील है, रेक्टोसील है, तीसरी सपोर्ट से यूरिथ्रोसील है। तो अब हमारा प्रोलैप्स हमें पता चल गया सिस्टोसील है। जैसे ही पता चला सिस्टोसील है तो मैं देखूंगा तो ये तो जी सेकंड सपोर्ट से जाता है, इसका मतलब ये है कि सेकंड सपोर्ट में कोई इशू है। ये बस ये 3 चीज़ें हमने समझनी है, और CPSP का ना फिर हल हो जाएगा CPSP का। चलें बहरहाल वीडियो तो मुझे लगता है इसकी लंबी बनेगी।
अब ये है कुछ बातें कि क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स के लिए इसको इजाद किया गया, और ताकि हम सर्जरी की जो सर्जिकल रिपेयर और ऑप्शंस ऑफ सर्जरीज़ हैं वो चूज़ कर सकें कि कौन सी अच्छी सर्जरी है, कौन कितनी एक्सटेंट होनी चाहिए सर्जरी की, इसके लिए पॉप क्यों है, इंटर इंडिविजुअल जो रिलायबिलिटी थी उसको हम कम कर सकें। कोई कहता है माइल्ड है, कोई कहता है मॉडरेट है। भाई सब जब कहेंगे 2 सेंटीमीटर है तो मैं भी 2 कहूँगा, कोई और भी 2 कहेगा, एवरीबडी विल से 2। ठीक है, तो अब उसके बाद मेजरमेंट्स हैं इसकी सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर हम मेजर करते हैं, और हाइमन इसका फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। एज आई टोल्ड यू, हाइमन से जो ऊपर है ये हाइमन है, हाइमन से जो अंदर की तरफ ऊपर है वो माइनस है, हाइमन से जो बाहर की तरफ है वो प्लस है। ठीक है, यही ये बात लिखी हुई है। अब आ जाती हैं 6 पॉइंट्स जो मैयर किए जाते हैं, वो ए बी ए पी बी पी सी डी, इनको मैयर करते हैं। किससे मैयर करते हैं? हाइमन से। अगर हाइमन नहीं होगा तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटर्स से मैयर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है 3 मेजरमेंट्स, ये फिक्स्ड होती हैं एज आई टोल्ड यू। ये फिर अगेन वो है बार बार, ये बार बार पिक्चर इसलिए है कि आपको पता लग जाए कि ए क्या है, बी ए क्या है, क्योंकि CPSP के क्वेश्चन में लिखा होगा कि BA+2 पर है। +2 पर BA का मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये नीचे चला गया है और हाइमन से 2 सेंटीमीटर +2 है, हाँ हाइमन से 2 सेंटीमीटर ये बाहर है। और फिर हम दूसरी, ये हो गया पहली कि सिस्टोसील, यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में सिस्टोसील वाला जो पोर्शन है वो 2 सेंटीमीटर, +2 का मतलब है 2 सेंटीमीटर हाइमन से बाहर है। फिर हम स्टेजिंग की अपनी क्लासिफिकेशन लेकर आएंगे, जब उसमें कहा हुआ है कि मोर देन 1 सेंटीमीटर अगर वो आउट है हाइमन से, ठीक है, तो स्टेज कौन सी है? स्टेज 0 1 2 3, स्टेज 3, यानी कि ये स्टेज 3 एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है। स्टेज 3 सिस्टोसील है, और सिस्टोसील में डिलेंसी सपोर्ट कौन सी है? आपको पता है कि सेकंड नंबर वाली होती है, जिसमें एंडोपेल्विक फेशिया होते हैं, उनका डैमेज हो तो सिस्टोसील होता है। यानी कि एंडोपेल्विक फेशिया डैमेज हुआ और उसके बाद सिस्टोसील हुई, और वो सिस्टोसील जो है वो स्टेज 2 की है। बस ये 3 बातें हमने पता करनी है, तो हमारा CPSP का ना हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वीडियो फिर हैंग हो गई, बच गया। देखें वीडियो यहाँ पे हैंग हो रही है, मैं इसको यहीं पे ही सेव कर लेता हूँ और मैं यहीं से ही दोबारा शुरू करूँगा, क्योंकि ना वीडियो हैंग हो रही है, मुझे लगता है कि कोई इश्यूज़ हैं।